हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स मिशन सी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि मेरिट और डीमेरिट के स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हमने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया है कि जब रैंक्स इक्वल होते हैं तो उस केस में कैसे हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करने हैं, कवर किया जा चुका है लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि मेरिट्स की स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की कि जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है ये बिल्कुल ही आसान मेथड है अगर हम कंपैरिजन करें पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन से। यानी कि जो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट कोरिलेशन मेथड है उससे स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड है जो आसान है। रैंक कोरिलेशन मेथड बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, आसान मेथड है। जब सीरीज में सिर्फ हमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस गिवन हो ना तब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स गिवन होते हैं उस केस में हम जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड को इस्तेमाल करेंगे कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्यूटी हो गई है, जो मेजर नहीं कर सकते हम क्वांटिटी के टर्म में, उसे हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। ब्यूटी हो गई है, ऑनेस्टी हो गई है, ब्रेवरी हो गई है, तो इस चीज़ को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं। जब भी हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करना है उस केस में हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि डीमेरिट क्या है इसकी, कि जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तभी यूज किया जा सकता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 से ज़्यादा आ गई हैं तो उस केस में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड को यूज़ करना टिपिकल हो जाएगा। तो ये इसकी मेरिट और डीमेरिट थी। नेक्स्ट आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है कोरिलेशन के। फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड कंसेप्ट, कि जब भी हमें लॉ और कंसेप्ट फॉर्म करने होते हैं, बनाने होते हैं, तो उस केस में कोरिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कोरिलेशन शो करता है डायरेक्शन और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में कितना है, जिससे हम आसानी से लॉ और कंसेप्ट जो होते हैं इकोनॉमिक थ्योरी के वो बना सकते हैं। जैसे कोरिलेशन का इस्तेमाल करके लॉ ऑफ डिमांड बनाया गया है एंड कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाया गया है। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये किसके द्वारा बनाया गया? कोरिलेशन के द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ गया डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, सिर्फ हमें डायरेक्शन पर चलती है। वहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता था कि डायरेक्शन के साथ साथ डिग्री भी हमें पता चलती थी कि अगर प्राइस में इतने परसेंट इंक्रीज आता है तो उससे डिमांड में कितने परसेंट डिक्रीज आता है। तो हमें डायरेक्शन के साथ साथ डिग्री भी पता चल जाती थी इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर। तो जब भी हमने इकोनॉमी के अंदर थ्योरीज बनानी है, लॉ और कॉन्सेप्ट्स बनाने, तो उसमें हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन कोएफिशिएंट सजेस्ट करते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है कि कारण क्या है, उस कारण से क्या असर होगा। जैसे कारण क्या है, प्राइस का बढ़ जाना, उसका इफेक्ट क्या है, डिमांड का कम हो जाना। तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है जो हमें पता चलती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अंदर, जो हमें समझने में हेल्प करती है कि वेरिएबल्स का बिहेव क्या है, कैसे वो बिहेव करते हैं, तो हमें कोरिलेशन की हेल्प से पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस डिसीजन, कि कोरिलेशन एनालिसिस करने से बिजनेस डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि जब हमें एक वेरिएबल्स के पाथ का ट्रेंड पता चल जाता है तो हम दूसरे वेरिएबल्स के बीच में क्या एक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है उसे एस्टिमेट कर पाएंगे, जिससे बिजनेसमैन क्या होगा, प्लान कर पाएगा बिजनेस के डिसीजन को फ्यूचर के लिए। क्योंकि उसे एक वेरिएबल का पता चलेगा कि एक वेरिएबल के अंदर किस ट्रेंड के अंदर चेंज आ रहा है।
तो वो उस वेरिएबल के बेस पे दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना एक्सपेक्टेड चेंज होगा वो एस्टिमेट कर लेगा बिजनेसमैन, और उस बेस पे फिर फ्यूचर को डिसाइड कर लेगा कि फ्यूचर के अंदर क्या करना है। नेक्स्ट आती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कोरिलेशन एनालिसिस करने से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प होता है कि अगर गवर्नमेंट देखते कि नेगेटिव कोरिलेशन है टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन के बीच में, तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो लो टैक्स रेट पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। किसमें क्या होता है कि अगर टैक्स की रेट हाई होने से टैक्स कलेक्शन कम हो गया, तो अब गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स की रेट कम कर दे ताकि टैक्स कलेक्शन है जो बढ़ जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में आसानी होती है कोरिलेशन की हेल्प से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो कोरिलेशन का वो कंप्लीट होता है। लास्ट चैप्टर रहता है इंडेक्स। इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।